सभी को नमस्कार। जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें आज कक्षा 10 का विज्ञान विषय शुरू करने जा रहे हैं और उसका पहला लेसन अपन स्टार्ट करें। लेसन का नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। अब लेसन की चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि बोर्ड परीक्षा में ये वाला लेसन कितने अंक का होगा, मतलब कितने नंबर के इसमें से प्रश्न बनते हैं। तो बोर्ड परीक्षा में आपके ये वाला लेसन है कितने नंबर का? 4 नंबर का। 4 नंबर का लेसन है। इसमें से आपके 2 प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न बनता है 1 नंबर का, एक प्रश्न बनता है 3 नंबर का। ये तो बोर्ड परीक्षा में ब्लूप्रिंट के आधार पर इसमें से प्रश्न आते हैं। अब थोड़ा सा एक विशेष बात ये है कि अब की बार क्या है कि भाई 70 का टाइम पीरियड कम होगा क्योंकि कोरोना की वजह से स्कूलें थोड़ी लेट प्रारंभ होगी। अब ये हो सकता है कि 70 हो सकता है 3 महीने या 4 महीने का रहे, तो 3 या 4 महीने के 70 रहने के कारण आपके सिलेबस में भी थोड़ी कटौती होगी। सिलेबस में कटौती होगी तो हो सकता है आपके कुछ लेसन हटा दिए जाएं। अब लेसन हटाने की वजह से हो सकता है पहला लेसन 4 नंबर की बजाय 8 नंबर का भी हो जाए। तो अपन इस बार अपन ये कन्फर्म नहीं बता सकते कि ये लेसन 4 नंबर का होगा या 8 नंबर का होगा। चलो जो भी है अपन तो लेसन को प्रारंभ करते हैं। संपूर्ण लेसन का अपन अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद चाहे इसमें से 4 नंबर के प्रश्न आए, चाहे 6 नंबर के आए, चाहे 8 नंबर के आए। इसमें देखो भोजन की चर्चा अपन प्रारंभ करें। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे किसकी? संतुलित आहार। जो पुस्तक में दे रखा है संतुलित भोजन या संतुलित आहार, इसमें लिख रखा है संतुलित भोजन। अब देखना, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का मतलब आप सब समझते हो, जो हम खाना खाते हैं उसी को क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। अब उस भोजन में पोषक तत्व की मात्रा जरूर होनी चाहिए, एक उचित अनुपात में पोषक तत्व होना चाहिए। जैसे देखो कई बार तो ये होता है अपन दिन में एक ही टाइम खाना खाते हैं और ठूस ठूस के अपना पेट भर लेते हैं। इसका मतलब अपन ने भोजन तो ग्रहण किया लेकिन अपना भोजन ग्रहण करने का तरीका सही नहीं था। और जब भी हम खाना खाएं तब अपने को ये भी ध्यान रखना पड़ता है क्या इस खाने में अपने को उचित अनुपात में सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। क्योंकि हमारे भोजन में जब पोषक तत्व होंगे तभी अपने को उन पोषक तत्व से क्या मिल पाएगी? एनर्जी या ऊर्जा मिल पाएगी। और जब अपने शरीर को एनर्जी या ऊर्जा मिल पाएगी तभी हमारा शरीर कोई कार्य कर पाता है। क्योंकि कार्य करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और वो ऊर्जा या एनर्जी अपने को किससे मिलेगी? भोजन से मिलेगी। तो देखो भोजन में ग्रहण करने वाले जो भी पोषक तत्व हैं ना, जिनसे अपने को ऊर्जा या एनर्जी मिलती है, उनमें सबसे प्रमुख नाम आता है एक तो किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। एक आता है किसका नाम? वसाकार। एक नाम आता है किसका? प्रोटीन का। देखो पर डे जो भी एक सामान्य कार्य करने वाले, देखो जो हार्ड वर्क करता है, कठिन कार्य करता है, उसको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। जो एकदम सिंपल काम करता है उसको कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। हम बात करें एक सामान्य कार्य, नॉर्मल मतलब बीच का काम करने वाले व्यक्ति को पर डे प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? उसमें से लगभग 500 ग्राम तो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी अपने को अपने भोजन में। लगभग 50 से 60 ग्राम वसा की आवश्यकता होगी। लगभग 60 से 70 या 80 ग्राम किसकी आवश्यकता होगी? प्रोटीन की आवश्यकता होगी। अगर पर डे हम इतना कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन ले रहे हैं, इसके अलावा खनिज लवण की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा अपने भोजन में जल भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए। ये कुछ पोषक तत्व हैं, समझ गए बात। अगर उचित अनुपात में हमारे भोजन में ये सारे पोषक तत्व मौजूद होंगे तो ऐसे भोजन को ही अपन कौन सा भोजन कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। समझ गए? 1 नंबर का आपके परिभाषा के रूप में पूछा जा सकता है, संतुलित भोजन किसे कहते हैं। अब इसका आंसर मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, एक बार सुन लेना। इसका आंसर क्या होगा? ऐसा भोजन जिसमें उचित अनुपात में सभी प्रकार के पोषक तत्व
जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल व विटामिन मौजूद हों, ऐसे भोजन को ही क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। क्योंकि देखो होता क्या है, अगर हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट तो अपने को मिल जाती है, जैसे अपन अनाज लेते हैं, गेहूँ, चावल, इनसे मिल जाती है अपने को क्या? कार्बोहाइड्रेट। घी, तेल, इनसे मिल जाती है अपने को क्या? वसा। दाल, सोयाबीन, इनसे मिल जाती है अपने को क्या? प्रोटीन। इसके अलावा लगभग प्रत्येक प्रकार के भोजन में ये 3 तत्व तो मौजूद रह जाते हैं। समझ गए बात? तो अपन संतुलित भोजन को एक परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं। अब देखना इसकी परिभाषा क्या होगी। ऐसा भोजन जिसमें उचित अनुपात में पोषक तत्व, अब पोषक तत्व में अपन किसको शामिल करते हैं? पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण व जल मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। समझ गए बात? तो संतुलित भोजन की परिभाषा आपको याद रखनी है। ये बात जरूर लिख देना, उचित अनुपात में मौजूद होना चाहिए। क्योंकि भाई अगर अपन ऐसा भोजन लेंगे जिसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो संतुलित भोजन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वसा ज़्यादा खाने की वजह से हमारे शरीर का फेट बढ़ जाएगा और अपने मोटापा आ जाएगा। प्रोटीन ज़्यादा होगी और वसा नहीं होगी। सपोज करो अपन लगातार लंबे समय तक ऐसा कोई भोजन ग्रहण कर रहे हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा है लेकिन वसा की मात्रा नहीं है, तो प्रोटीन से क्या होगा? हमारे मसल्स तो मजबूत हो जाएंगे, मांसपेशियां तो मजबूत हो जाएंगी। कई बार जिम जाते हैं तो जिम वाला अपने को सलाह देता है, जिम वाला एक प्रोटीन का डिब्बा देता है और जिम वाला ये कहता है कि घी तेल थोड़े दिन बंद कर दो जिससे तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। मानते हैं प्रोटीन खाने से मांसपेशियां जरूर मजबूत हो जाएगी, लेकिन प्रोटीन की तुलना में अपने को ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है? वसा और कार्बोहाइड्रेट से। वसा बंद कर देंगे, इसका मतलब अपने में एनर्जी की कमी हो जाएगी। मांसपेशियां मजबूत होंगी अपनी, लेकिन काम उतना नहीं कर पाएंगे अपन। तो जब भी अपन भोजन ग्रहण करते हैं तो संतुलित भोजन तो उसी को माना जाएगा जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हों। समझ गए बात? अब इसके बाद में अगला दे रखा है असंतुलित भोजन। ये देखो शुरुआत में एक एक नंबर के प्रश्न बन रहे हैं आपके। असंतुलित भोजन किसे कहते हैं? सेम परिभाषा होगी, एक बार बोर्ड पे लिख देता हूं मैं। ऐसा भोजन जिसमें पोषक पदार्थ या पोषक तत्व, पोषक पदार्थ कह दो चाहे पोषक तत्व कह दो, जैसे कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण व जल उचित मात्रा में मौजूद नहीं हो तो उसे असंतुलित भोजन कहते हैं। दोनों की परिभाषा एक साथ याद कर लेना। पोषक तत्व का तुम्हें पता है ही, अगर ये पोषक तत्व उचित मात्रा में भोजन में मौजूद हैं तब तो संतुलित भोजन, और यदि किसी भोजन में ये पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? असंतुलित भोजन। समझ गए?
2 परिभाषा अपनी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में अपनी पुस्तक में बता रखा है किसके बारे में, कुपोषण के बारे में। तो कुपोषण भी आप समझ जाओगे, एक बार मैं बोर्ड पे लिख देता हूं इसकी परिभाषा। यदि लंबे समय तक हमारे भोजन में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी रहती है तो उसे कुपोषण कहते हैं। समझ गए? कुपोषण मतलब हमें पोषण नहीं मिल रहा। तो पोषण नहीं मिलना क्या होगा, क्या परिभाषा होगी इसकी, कि अगर लंबे समय तक हमें किसी एक पोषक पदार्थ की, मतलब लंबे समय तक हमारे भोजन में या तो एक पोषक पदार्थ की कमी रहे या फिर एक से अधिक पोषक पदार्थ कौन से हैं, ये वाले। अगर लंबे समय तक इनमें से किसी एक पोषक पदार्थ की या एक से अधिक पोषक पदार्थ की हमारे भोजन में कमी रहती है तो मतलब हमें क्या हो जाएगा, हम कुपोषण से ग्रसित हो जाएंगे। तो कुपोषण की परिभाषा, यदि लंबे समय तक हमारे भोजन में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी रहती है तो उसे क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। अब विटामिन की कमी रहेगी तो विटामिन का कुपोषण हो जाएगा, प्रोटीन की कमी रहेगी तो प्रोटीन का कुपोषण हो जाएगा, वसा की कमी रहेगी तो वसा रूपी कुपोषण हो जाएगा। मतलब जिस पोषक तत्व की कमी रहेगी उस पोषक से संबंधित ही अपने क्या होगा, कुपोषण होगा। तो ये तीनों परिभाषाएं आपको याद रखनी है। चलो आप लोग इसका वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके आगे अपन अब प्रारंभ करते हैं। अब देखो इसके बाद में अपनी पुस्तक में बता रखा है विटामिन कुपोषण। मतलब अगर हमारे शरीर में कुछ विटामिनों की कमी होगी तो हमारे शरीर में कौन से रोग होंगे। एक तालिका दे रखी है पुस्तक में, उस तालिका को याद रखना है और उससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा। एक तरफ तो दे रखा है क्या, विटामिन का नाम। उसके बाद में दे रखा है कमी से होने वाला रोग। कमी से होने वाला रोग। और फिर बता रखा है क्या, रोग के लक्षण। अब समझना इस सारणी को, एक सारणी के रूप में अपन इसका अध्ययन करेंगे। अब समझना, जैसे सबसे पहले लें अपन विटामिन ए। पहला विटामिन कौन सा लेते हैं अपन, विटामिन ए, जिसे कैरोटीन भी कहते हैं, रेटिनॉल भी कहते हैं, लेकिन अपने को ध्यान रखना है केवल क्या, विटामिन ए। अगर विटामिन ए की कमी होगी हमारे शरीर में तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, उस रोग का नाम है क्या, रतौंधी। दोबारा लिख देता हूं, रोग का क्या नाम है, रतौंधी। समझ गए बात। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा, रतौंधी रोग होगा। रतौंधी रोग में होता क्या है कि कम लाइट या रात के समय, मतलब कम प्रकाश में या रात के समय हमें दिखाई नहीं देगा। किस रोग में, रतौंधी रोग में। तो इस रोग का लक्षण क्या है, कम प्रकाश
या रात के समय, कम प्रकाश या रात के समय दिखाई नहीं देता। समझ गए? ये तो विटामिन ए की बात हो गई। थोड़ा ध्यान रख लेना, अगर आपको लगे कि भाई आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, आंखें आपकी कमज़ोर हो रही, इसका मतलब आपको कौन सा रोग हो सकता है? रतौंधी रोग हो सकता है। अब रतौंधी रोग होने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या माना जाता है? विटामिन ए की अपने शरीर में क्या है? कमी है। ऐसे में अपने को भरपूर मात्रा में गाजर का सेवन करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में मौजूद होता है? गाजर में मौजूद होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को गाजर खानी चाहिए, क्योंकि गाजर खाने से अपने को कौन सा विटामिन प्राप्त होगा? विटामिन ए। विटामिन ए अपने को प्राप्त होगा तो किस रोग से बचने की संभावना हो जाएगी? रतौंधी रोग से बचने की संभावना हो जाएगी। फिर बात करें अपन, अगला जो विटामिन है, विटामिन B1। देखो विटामिन बी क्या है? कॉम्प्लेक्स के रूप में, एक वर्ड में अपन बोलते हैं इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब समूह है। विटामिन बी में कई प्रकार के विटामिन आते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B8, B12, 12 तक आते हैं। तो ये बी का एक क्या है? समूह है। उसमें से सबसे पहले दे रखा है विटामिन B1। विटामिन B1 को ही अपन क्या बोलते हैं? थियामीन। विटामिन B1 को क्या बोल सकते हैं अपन? थियामीन बोल सकते हैं। विटामिन B1 की यदि हमारे शरीर में कमी होगी तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी बेरी। B1 से याद रखोगे बेरी बेरी। समझ गए बात? अब देखो बेरी बेरी रोग हो जाएगा तो उससे क्या होता है? हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, हमारी तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियां का मतलब मसल्स जो आती है ना हमारी, समझ गए? शरीर की मसल्स या मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी और तंत्रिका तंत्र भी कमजोर हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है, जो मस्तिष्क की सूचनाएं शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, वो क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। और आगे की क्लास में, आगे जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ेगा, तंत्रिका तंत्र, कई अपने जो शारीरिक तंत्र उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ये ध्यान रखना, बेरी बेरी रोग के लक्षण क्या हैं? मांसपेशियां व तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। एक अपन कह सकते हैं हृदय की धड़कन में कमी आती है। हृदय की धड़कन में भी क्या आती है? कमी आती है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति की बात करें तो सामान्य व्यक्ति का हृदय, हार्ट जिसको अपन बोलते हैं, वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। समझ गए बात? उस धड़कन में कमी आ जाएगी, उसका 60 बार 65 बार ही धड़क पाएगा। समझ रहे हो बात? तो विटामिन B1 की कमी से अपने ये समस्या आएंगी, मांसपेशियां तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाएगा और हृदय की धड़कन में क्या आएगी? कमी आएगी। अगर इससे अपने को बचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें साबुत अनाज का सेवन करना पड़ेगा और अंकुरित अनाज का सेवन करना पड़ेगा। एक उदाहरण दूँ, जैसे रात को चने भिगो, समझ गए बात? रात को पानी में चने भिगो देते हैं अपन, सुबह उन चनों को खाते हैं, मतलब वो अनाज कौन सा होता है? अंकुरित अनाज। उसमें भरपूर मात्रा में कौन सा विटामिन होगा? B1 होगा। अगर अपन वो अनाज खाते हैं तो बेरी बेरी रोग से अपने को छुटकारा मिलने की संभावना रहती है, जिससे अपनी मांसपेशियां व तंत्रिका तंत्र कमजोर नहीं होगा। समझ गए बात? फिर अपन बात करें विटामिन B2। विटामिन B2 को कहते हैं क्या? राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन मतलब विटामिन B2, इसी का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम इसको रासायनिक नाम कहते हैं इसका। B2 तो वैसे नॉर्मल नाम है, रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन।
इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? राइबोफ्लेविनोसिस। समझ गए बात? इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? राइबोफ्लेविनोसिस। न तक तो आया रहा है, सिस और लगाना है नो लगा के, क्यों? अब इस रोग में क्या होता है? इस रोग में हमारे होंठ फटने लग जाते हैं, हमारे गाल की जो त्वचा होती है वो फटने लग जाती है। जैसे नॉर्मल अपन ने देखा होगा सर्दियों में अपने होंठ और गाल फट जाते हैं, वो तो एक नॉर्मल सी बात है। जब सर्दियां तेज पड़ती हैं हमारे होंठ और गाल फट जाते हैं। लेकिन अगर किसी में विटामिन B2 की कमी रही तो उसकी तो संभावना होगी गर्मियों में भी उसके होंठ और गाल फटने लग जाते हैं। तो सर्दियों में फटे गाल या होंठ तब आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि सर्दियों में तो सामान्यतः लगभग सबके ही गाल और होंठ फटते हैं। अचानक से तेज़ सर्दी पड़ती है, मौसम चेंज होता है उसकी वजह से। लेकिन अगर गर्मियों में भी अपने ये समस्या आती है, इसका मतलब समझ लेना अपने कौन से विटामिन की कमी है? B2 की कमी है। तो इसमें लक्षण क्या होते हैं? होठों का फटना, गालों की त्वचा का फटना, यही इसके सामान्यतः लक्षण है। समझ गए बात? हालांकि याददाश्त में भी कमी आती है। अगर विटामिन B2 की लगातार हमारे शरीर में कमी रहती है तो किस में कमी आती है? याददाश्त में कमी आती है। और अगर अपने ये रोग है, इस विटामिन की कमी है, तो हमें भरपूर मात्रा में दूध और दूध से बनी हुई वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। दूध, छाछ, दही, मक्खन, अगर इन चीज़ों का अपन उचित मात्रा में सेवन करते हैं तो इस विटामिन से होने वाले रोग से अपन बच सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करें विटामिन B3। और विटामिन B3 का जो दूसरा नाम है वो है नियासिन। विटामिन B3 को ही कौन सा नाम दे रखा है अपन ने? नियासिन। समझ के बाद? विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? पेलेग्रा रोग हो जाता है। इस पेलेग्रा रोग में क्या होता है? जो त्वचा है उस त्वचा पर पपड़ी आने लग जाती है। बताता हूं, देखो क्या होता है इसमें। त्वचा पर पपड़ी आने लगती है। अब समझना, अगर किसी के विटामिन B3 की कमी होगी, रोग कौन सा हो जाएगा? पेलेग्रा रोग हो जाएगा। और पेलेग्रा रोग में क्या सिस्टम होता है? जैसे कई बार अपने कहीं चोट लगती है, अब चोट लगने के बाद में जैसे जैसे चोट ठीक होती है, फुंसी पे एक पपड़ी सी आ जाती है। चलो जहां लगी वहां तो पपड़ी आना नॉर्मल बात है, लेकिन विटामिन B3 की कमी होगी, पेलेग्रा रोग होगा, तो पेलेग्रा रोग में तो ऑटोमेटिक बिना लगे ही अपने शरीर पे क्या आने लग जाती है? पपड़ी आने लग जाती है। समझ रहे हो बात? विटामिन B में सबसे खराब और सबसे खतरनाक और दिखने में सबसे बेकार रोग यही लगता है। और विटामिन B3 की पूर्ति भी किससे होती है? विटामिन B2 की पूर्ति मैंने आपको किससे बताया था? दूध और दूध से बनी वस्तुओं से। विटामिन B3 की भी पूर्ति किससे होती है? दूध और दूध से बनी वस्तुओं से। विटामिन B3 तक की चर्चा कंप्लीट। अब उसके बाद में है विटामिन C। और विटामिन C शायद अब ऊपर लिख देते हैं, चलो एक बार तो लिखता हूं नीचे ही। विटामिन C का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C का दूसरा क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C की कमी से अपने कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन C या C का ही दूसरा क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अब देखो, विटामिन C की कमी होगी, उसमें क्या होता है? हमारे जो मसोड़े होते हैं, मसोड़े मतलब जिनमें दांत जो फिट होते हैं ना, इन मसोड़ों में
इन मसोड़ों में खून आने लगता है और खून आने की वजह से मसोड़ों में बदबू आने लगती है और किसी से अपन बात करता है ना तो अगले को भी अपने मुंह से क्या आएगी, बदबू आएगी। तो विटामिन सी की कमी से होने वाले स्कर्वी रोग में क्या होता है, मसोड़ों में खून आने लगता है, मसोड़ों से बदबू आने लगती है, मसोड़ों से बदबू आने लगती है। ये समस्या कौन से रोग में आती है, अपने स्कर्वी रोग में आती है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से, सी की कमी से। अगर ऐसी समस्या है, विटामिन सी की पूर्ति अपन कैसे करें, जो भी खट्टे फल आते हैं उनका सेवन करने से, मतलब खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, सी पाया जाता है। जैसे आंवला भयंकर खट्टा आता है, इसका मतलब भरपूर तरीके से उसमें कौन सा विटामिन आता है, सी विटामिन आता है। नींबू खट्टा आता है, माल्टा जो मौसमी का एक रूप है वो भी खट्टी आती है। आंवला, नींबू, मौसमी, ये जो खट्टे जो फल होते हैं इनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, विटामिन सी हमेशा अगर अपन सब्जी, जैसे आंवले की सब्जी बनाएं तो सब्जी को उबालना पड़ता है, गर्म करने की वजह से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। आंवले की सब्जी बनाई अपन ने तो सब्जी बनाए, बेसिक सी बात है, गर्म करनी पड़ेगी सब्जी को, गर्म करने पर विटामिन सी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी की पूर्ति करनी है तो आंवले को कच्चा ही अपने को खाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात। लास्ट अपनी किताब में एक और विटामिन दे रखा है और वह है विटामिन डी। विटामिन डी का नाम है क्या, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का ही दूसरा क्या नाम है, कैल्सीफेरोल। संभवतः आपको दिखाई दे रहा होगा, और बाई चांस नहीं भी दिखाई देना तो भी मैं आपको बोल देता हूँ, विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, उस रोग का नाम है रिकेट्स। अब देखो इस रोग में क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होने की वजह से मुड़ जाती हैं। कई बार देखा होगा आपने कि आदमी के जो घुटने आते हैं पैरों वाले, वो घुटने मुड़े हुए रहते हैं एकदम, मतलब घुटनों के नीचे के पैर। अब घुटना आ गया, घुटने के नीचे के पैर भी तो सीधे होने चाहिए, कईयों के ऐसे एक दूसरे की तरफ आते हैं, मतलब घुटने मुड़ जाते हैं। तो घुटने मुड़ जाते हैं, इसका मतलब कौन से विटामिन की कमी है, विटामिन डी की कमी है। तो विटामिन डी में अपन लिख सकते हैं, हाथ व पैर की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी में क्या होता है, हाथ व पैर की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और घुटने क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। घुटने मुड़ने लगते हैं, मतलब हड्डियां अपने कमज़ोर हो जाती हैं। देखो हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, और अपने शरीर में भी, हालांकि अपना शरीर भी विटामिन डी की पूर्ति कर लेता है, लेकिन हमारा शरीर खुद विटामिन डी की पूर्ति कब करेगा, जब हमारा शरीर खुद धूप में खड़ा होगा। मतलब अपने को धूप भी लेनी चाहिए। सुबह सुबह की अगर आधा एक घंटे की अपन धूप ले लेते हैं तो इससे अपने को विटामिन डी की प्राप्ति होती है और इस रिकेट्स रोग से बचने की संभावना रहती है। तो देखो ये जो आज अपन लेसन करें दैनिक जीवन में भी काम में आने वाला है। कौन सी अपने समस्या आ सकती है, उस समस्या के समाधान के लिए अपने को किन किन चीज़ों का, मतलब ये तो रोग के लक्षण हो गए, इन लक्षणों से अपन बचें या इन रोगों से अपन बचें, इसके लिए अपने को किन किन पदार्थों का या भोजन में अपने को किस किस का सेवन करना चाहिए, ये अपने एक तालिका के रूप में हो गया। अब सुनना, आपसे किसी भी विटामिन का, देखो विटामिन ए का तो अपने पुस्तक में नाम दे नहीं रखा, वैसे विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं, कैरोटीन भी कहते हैं, लेकिन इसका नाम नहीं दे रखा तो अपने को याद भी नहीं करना। किसी भी विटामिन का आपसे नाम पूछ सकते हैं कि विटामिन B3 का अन्य क्या नाम है, विटामिन C का अन्य क्या नाम है, समझ गए बात।
विटामिन से होने वाले रोग भी पूछ सकते हैं और उस रोग के लक्षण भी पूछ सकते हैं। समझ गए? अकेला आपके 3 नंबर का प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, जैसे रतौंधी रोग क्या है समझाइए। ये अकेला 3 नंबर का प्रश्न बन सकता है। आप इसमें बताओगे रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, फिर आप बताओगे इस रोग के लक्षण। आपसे पूछ लिया जाए पेलेग्रा रोग क्या है समझाइए, आप बताओगे पेलेग्रा रोग विटामिन B3 या नियासिन की कमी नियासिन की कमी से होता है, फिर आप लिखोगे इस रोग के लक्षण। तो प्रत्येक रोग कब होता है, मतलब कौन से विटामिन की कमी से होता है और उस रोग के क्या लक्षण हैं, तो कंप्लीट तालिका आपको इसमें याद रखनी है। ये तो विटामिन से संबंधित कुपोषण हो गया। अब अपनी किताब में दे रखा है किससे संबंधित, प्रोटीन से संबंधित। तो प्रोटीन से संबंधित जो कुपोषण होते हैं, कौन से रोग होते हैं, उनकी ओर अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो, प्रोटीन की कमी से मुख्यतः 2 रोग होने की संभावना रहती है। दोनों रोग, हालांकि बड़ों में भी प्रोटीन की कमी से कई प्रकार के रोग होते हैं, लेकिन बच्चों में जो रोग होते हैं ना, वो प्रमुख रोग हैं। एक का नाम है मेरास्मस और एक का नाम है क्वाशियोर-कोर। उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे अभी अभी अपन ने विटामिन से होने वाले कुपोषण की चर्चा की, अब अपन चर्चा करेंगे किसकी, प्रोटीन की। तो एडिंग होगी अपनी प्रोटीन कुपोषण। तो समझना, पहले तो सिंपल से अपने को ये ध्यान रखना है, प्रोटीन की कमी से होने वाले प्रमुख रोग। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? एक का नाम तो क्या है, मेरास्मस। एक का नाम क्या है, क्वाशियोर भी कहते हैं इसको, और अपनी पुस्तक में इसका नाम दे रखा है क्वाशियोर-कोर। क्वाशियोर-कोर, समझ गए बात? ये 2 प्रमुख रोग हैं, दोनों हालांकि बच्चों के रोग हैं, दोनों की अपन चर्चा कर लेते हैं। ये प्रोटीन की कमी से होते हैं। प्रोटीन का पता आपको, दाल, सोयाबीन। सोयाबीन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। चाहे अपन कोई सी भी दाल खाएं, उससे भी अपने को किसकी पूर्ति होती है, प्रोटीन की पूर्ति होती है। तो अपन तुलना के रूप में पढ़ लेते हैं दोनों रोगों को। एक तरफ तो लिखेंगे अपन कौन सा रोग, मेरास्मस। और एक तरफ लिखेंगे अपन कौन सा रोग, ये तो 2 रोग हो गए, क्वाशियोर-कोर। ये 2 प्रमुख रोग हैं किसकी कमी से होने वाले, प्रोटीन की कमी से होने वाले। हालांकि दोनों की तुलना आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन दोनों एक साथ अपन तुलना के रूप में पढ़ेंगे, याद करना आसान रहेगा। अब दोनों में समझना पहला डिफरेंस, अंतर तो क्या होता है। मेरास्मस जो रोग होता है ना, वो प्रोटीन तथा अन्य ऊर्जा युक्त पोषक पदार्थों की कमी से होता है। समझा दूंगा आपको, एक बार बोर्ड पे लिख देता हूं। पहला पॉइंट, यह रोग प्रोटीन व अन्य ऊर्जा युक्त पोषक पदार्थों की कमी से होता है। समझ गए बात? इसमें अपन लिख देंगे यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है।
प्रोटीन की कमी से होता है। अब समझना दोनों में अंतर। दोनों रोग बच्चों में होते हैं, ये अपने को दिमाग में रखना है। अगर बच्चों में, देखो बच्चों में क्या है कि उनकी एज के हिसाब से उनको ज़्यादा पोषक तत्व खिलाए जाते हैं। अपन तो दिन में 2 टाइम खाना खा लेते हैं मोस्टली, या अध मार के 3 टाइम आ लो, सामान्यतः ज़्यादातर 2 ही टाइम खाना खाते हैं। बच्चों के बारे में सोचो आप, सुबह सुबह ही उनको 3-4 बार, तो कई बार दूध दलिया, 1 से 2-3 साल तक के, 4 साल के जो बच्चे होते हैं, दिन में कम से कम 10 बार उनको खिलाया जाता है। कभी दूध पिला दिया, कभी खिचड़ी खिला दी, कभी दलिया खिला दिया, मतलब कुछ ना कुछ उनको खिलाया जाता है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा प्रोटीन और प्रोटीन के अलावा अन्य पोषक पदार्थों की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस समय उनका शारीरिक विकास बहुत तेज गति से होता है। अब तेज गति से शारीरिक विकास हो रहा है, इसका मतलब उनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर छोटे बच्चों में प्रोटीन की कमी होगी, पहले इसको देखना, केवल प्रोटीन की कमी होगी तब तो कौन सा रोग होगा? क्वाशियोरकोर। केवल किसकी कमी? प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन के अलावा अन्य ऊर्जा देने वाले पोषक पदार्थ, अन्य ऊर्जा युक्त पोषक पदार्थ में क्या आ गया? कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल। अगर प्रोटीन के अलावा इन अन्य ऊर्जा युक्त पोषक पदार्थों की भी कमी होगी, तब बच्चों में कौन सा रोग होगा? मेरास्मस रोग होगा। दूसरा अंतर, यह रोग 1 वर्ष तक के बच्चों में होता है। इसके बाद ये रोग नहीं होता। मतलब 1 साल तक का बच्चा है, जन्म के बाद 1 साल तक ये रोग होने की संभावना रहती है, उसके बाद में मेरास्मस रोग नहीं होता। और ये क्वाशियोरकोर रोग है, यह रोग 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों में होता है। वर्ष तक के बच्चों में होता है। समझ गए बात? फिर अपन बात करेंगे इस रोग के क्या लक्षण हैं, और फिर अपन बात करेंगे इस रोग के क्या लक्षण हैं। हालांकि भारत के जो बच्चे हैं, अपने देश के बच्चे हैं, इन बच्चों में दोनों रोग होने की कम संभावना रहती है। और जो अफ्रीका के जो देश हैं, सोमालिया हुआ, सूडान हुआ, क्यों, उन देशों में आप याद करो, काले काले से छोटे छोटे से बच्चे आते हैं, एकदम दुबले पतले मरे हुए से बच्चे आते हैं। वो कहाँ के बच्चे, किसी हो सकता है आपने नहीं भी देखा, और देखा होगा तो कोई ना कोई पिक्चर में आपने देख लिया होगा। एकदम काले कलूटे मरे हुए से दुबले पतले जो बच्चे दिखाए जाते हैं कई बार पिक्चर में, वो अफ्रीका के दिखाए जाते हैं। एकदम दुबला पतला होना, इसका मतलब उसका कौन सा रोग है? मेरास्मस। मेरास्मस रोग में तो क्या होता है, लक्षण की चर्चा करूं अब। शरीर एकदम दुबला पतला हो जाता है, आंखें अंदर धंस जाती हैं, समझ गए बात, और चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। समझ गए बात? ये 3 लक्षण लिखेंगे अपन। और क्वाशियोरकोर में क्या होता है वो अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो 3 लक्षण लिख लेते हैं इसके। पहला तो शरीर एकदम दुबला पतला हो जाता है। दूसरा अपन बात करें, आंखें अंदर धंस जाती हैं, मतलब आंखें अंदर की तरफ चली जाती हैं, अंदर धसी हुई सी आंखें उनकी दिखाई देती हैं। इसके अलावा अपन बात करें, शरीर दुबला पतला, आंखें अंदर धसी हुई, त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। समझ गए बात? अब इसका तो ये रोग का तो लक्षण ही हो गया। अब देखना, ये रोग कब हुआ? जब बच्चे में प्रोटीन के अलावा अन्य पदार्थों की भी कमी हो गई, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सबकी कमी रह गई।
अब अपन उस रोग की चर्चा करें जिसमें बच्चे के प्रोटीन की कमी है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट वगैरह तो भरपूर मात्रा में ले रहे हैं। अब अगर कोई बच्चा कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत अपन देखें तो अनाज आते हैं, जैसे गेहूं और चावल, इनमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है। बच्चा कार्बोहाइड्रेट का सेवन तो कर रहा है, मतलब अनाज तो, रोटी तो खूब दबक के खा रहा है, लेकिन प्रोटीन नहीं ले रहा। अब बताओ, रोटी दबा के खा रहा है लेकिन प्रोटीन नहीं ले रहा, ये रोग हो गया। तो रोटी ज़्यादा खाने से पेट बाहर की तरफ। बच्चा छोटा सा 1 से 5 साल का है लेकिन एकदम मोटा ताजा है, पूरा मोटा ताजा नहीं, मुख्य रूप से पेट बाहर की तरफ लटका हुआ है, इसका मतलब उस बच्चे में कौन सा रोग है? क्वाशियोरकोर रोग है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा मोटा हो जाता है, पेट बाहर की तरफ निकल जाता है, ये इस रोग के क्या हो जाएंगे? लक्षण हो जाएंगे। तो मतलब अपन एक तरह से कह सकते हैं शरीर पर सूजन आ जाती है, पूरा शरीर सूजा हुआ सा दिखाई देता है। एक लक्षण अपन लिख सकते हैं पेट फूल जाता है। और ऐसे बच्चों में सामान्यतः ये भी देखा जाता है कि उनका स्वभाव कैसा हो जाता है? स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। और त्वचा पर एक लक्षण और अपने और बताएंगे इसमें, त्वचा पर क्या होता है? त्वचा सूखी सूखी सी हो जाता है, त्वचा पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। त्वचा शुष्क मतलब सूखी हो जाती है और काले धब्बेदार उसकी त्वचा हो जाती है। तो चौथा अपन लिख सकते हैं त्वचा पर काले धब्बे पड़ जाते हैं तथा त्वचा शुष्क हो जाती है। आपको शुष्क वर्ड अच्छा लगे तो शुष्क लिख देना, शुष्क होकर फटने लगती है। और शुष्क अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो ये लिख देना ही त्वचा सूखी सूखी रहने लगती है। आपके इन दोनों के अंतर से संबंधित कोई प्रश्न नहीं बनता, ध्यान रखना। या तो पूछा जाएगा आपसे मेरास्मस रोग क्या है, इसके प्रमुख लक्षण बताइए, और इससे भी शानदार प्रश्न है ये वाला, क्वाशियोरकोर रोग क्या है, इसके प्रमुख लक्षण बताइए। बड़ा प्रश्न बनने की, 3 नंबर का प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अगर इस रोग के बारे में पूछा जाए, पॉइंटों में लिख देना, 2 पॉइंट ये लिख देना, तीसरे पॉइंट में इसके लक्षण बता देना। इसके बारे में पूछा जाए तो वही 2 पॉइंट लिख देना, तीसरे पॉइंट में इसके लक्षण बता देना। तो अपन ने प्रोटीन की बात की, उससे पहले विटामिन की बात की, उससे पहले अपन ने चर्चा की संतुलित भोजन कौन सा होता है, असंतुलित भोजन कौन सा होता है, कुपोषण कौन सा होता है। तो अब बाकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार फटाफट संतुलित, असंतुलित और उसके बारे में बता देता हूँ। देखो ध्यान रखना, संतुलित भोजन कौन सा भोजन होगा? यदि सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में हैं तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। पोषक तत्व ध्यान रखना कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। अगर ये पोषक तत्व उचित मात्रा में हैं तब संतुलित भोजन, और अगर ये पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं है तो असंतुलित भोजन। फिर कुपोषण की बात की, लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक पदार्थ की हमारे भोजन में कमी रहती है तो किसके शिकार होंगे? कुपोषण के। इन 3 परिभाषाओं के बाद में अपन ने देखा था विटामिन, विटामिन का नाम देखा, विटामिन से होने वाले रोग और उसके प्रमुख लक्षण, और उसके बाद प्रोटीन से होने वाले 2 अपन ने रोग देख लिए। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसी लेसन के दूसरे पार्ट में, मतलब नेक्स्ट जो बचा हुआ है उससे अपन शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।